नमस्कार दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसके पहले क्लास में जो हमने पढ़ रखा है उसको हम रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मगध मगध में हमने एंट्री मारा था और इसमें देखा कि मगध में उत्थान। सबसे पहले तो उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद देखने को मिलता है। ये जो 16 महाजनपद है, 16 क्या महाजनपद। तो जो वैदिक काल में जनपद था, क्या जनपद, उसी का विस्तार है। ये जनपद का ही क्या है, विस्तार रूप है। इसको क्या कहा गया, महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद जो है दिखाई देने लगता है। ये 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलता है वो बौद्ध और जैन धर्म, उस समय 600 ईसा पूर्व, इस समय क्या था, तो बौद्ध और जैन दो मुख्य धर्म था। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो है आपका महावस्तु महावस्तु और एक अंगुत्तर निकाय। क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है। पिछला क्लास में चूँकि ऐसा कि कुछ साउंड प्रॉब्लम था, इसके वजह से शायद वो क्लास को आप बढ़िया से नहीं समझ पाए, तो उसी को आज हम एक बार फिर से विस्तार पूर्वक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है। तो ये अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। इससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। और एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। इससे भी क्या मिलता है, तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। ठीक है। तो ये तीनों ग्रंथों से 16 महाजनपद के जानकारी मिलता है। और ये जानकारी ये देता है कि ये 16 जो महाजनपद है इसमें से 4 महाजनपद, कितना, 4 महाजनपद जो था वो अत्यधिक शक्तिशाली था। क्या था, अत्यधिक शक्तिशाली। ठीक है, अत्यधिक शक्तिशाली है। मतलब ये तीनों किताब है, इन तीनों किताब में लिखा गया है कि 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली था। इन चारों में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हुआ। 600 से 322 ईसा पूर्व तक इन चारों महाजनपद में, ये 4 कौन कौन है, तो ये 4 जो अत्यधिक शक्तिशाली महाजनपद थे वो थे मगध, मगध। ठीक है। दूसरा अवंती, कौशल, मगध था, अवंती था, कौशल था, और एक था आपका वत्स। ठीक है, क्या था, वत्स। तो ये 4 महाजनपद जो था काफ़ी शक्तिशाली था, जिसमें से मगध की जो हमने बताया कि जो प्रारंभिक राजधानी था वो राजगिरी था। क्या था, राजगिरी। ठीक है, इसका ये राजधानी रहा। अवंती, अवंती का राजधानी हमने बता रखा है कि मध्य प्रदेश में था। कहाँ था, अब वर्तमान ये लोकेशन जो इसका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका कहाँ है, बिहार में। इसका राजधानी उज्जैन या तो महिष्मती, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये था। फिर कौशल, कौशल जो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, तो कौशल उत्तर प्रदेश में है। इसका जो राजधानी था श्रावस्ती था। क्या था, श्रावस्ती। वत्स, वत्स जो था इसका राजधानी कौशाम्बी था। अभी ये भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। ठीक है, इसका कौशाम्बी था राजधानी। और इनके जो शक्तिशाली राजा था वो भी हमने पिछले क्लास में बता रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो याद करना, या फिर आप इतना समझो कि 600 ईसा पूर्व, 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक देखने को क्या मिलता है, महाजनपद में 16 महाजनपद, जिसमें से ये 16 महाजनपद की जानकारी महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। जो महावस्तु और अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद जो था अत्यधिक शक्तिशाली हुआ, वो कौन कौन था, तो मगध, अवंती, कौशल और वत्स। अब इन चारों महाजनपदों में से के बीच में, ये चारों महाजनपद में जो है सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए कि कौन जो है सबसे सर्वोच्च है, इसके लिए 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक संघर्ष लगातार चला। लगातार क्या चला, संघर्ष चला।
लगातार इनमें संघर्ष हुआ, लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े ये किए। अंततः क्या हुआ कि मगध जीता। मगध का क्या रहा, सर्वोच्चता सिद्ध हुआ। अब मगध जो है पूरे भारत पर शासन करेगा। तो इतना आपने समझ लिया कि 16 महाजनपद की जानकारी ये तीनों से मिलता है। अब जो है ये तीनों जो ग्रंथ है वो कहता है कि सबसे शक्तिशाली 600 ईसा पूर्व में जो था वो 16 महाजनपद में से 4 अवंती, मगध, कौशल और वत्स। अब इन चारों के बीच सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए संघर्ष लगातार चला 600 से 322 ईसा पूर्व। फिर ये जो है क्या हो गया, तो ये प्रमाणित हो गया कि मगध महाजनपद जो है सबसे क्या है, शक्तिशाली है, सबसे सर्वोच्च है। ठीक है। अब इसका भी कारण था कि क्यों मगध जो है, मगध ही क्यों क्या हुआ, तो शक्तिशाली सिद्ध हुआ, ये अब देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने हेडिंग में भी लगा रखा है कि मगध के उत्थान के कारण, क्यों मगध ही इनमें से इन चारों शक्तिशाली था लेकिन मगध ही क्यों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, उसका कारण देखते हैं। ठीक है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी बता रखा। तो आइए मगध के उत्थान के कारण या मगध के शक्तिशाली होने के कारण, सर्वोच्च सिद्ध होने के कारण, तो आप देखो कि मगध के उत्थान के कारण, तो इसके कारण में आप समझो कि क्या कारण था। सबसे पहले इसका जो राजधानी था, एक था राजगिरी और एक था पाटलिपुत्र। ठीक है। तो प्रारंभिक राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र बना। राजगीर चूँकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब समझो आप कि ये समझो कि ये राजगीर है। ठीक है, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। कितना पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो 5 पहाड़ी से ये घिरा हुआ है इस प्रकार से। अब कोई राज्य चाहेगा इस पर हमला करना, इस क्षेत्र पर अटैक करना, तो उसको इस पहाड़ी को पार करना होगा। तो इस पहाड़ी के बारे में पहले जानना होगा, कहाँ इसकी लोकेशन को देखना होगा, साथ साथ में इसकी क्या ऊंचाई है ना है, ये सब बारे में पता करना होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ का जो शासक होगा वो चुप्पी बनाकर बैठेगा, नहीं ना, ये भी तो अपना सुरक्षा बनाए रखेगा पहले से। तो जब तक ये लोग यहाँ आने की कोशिश करेगा तब तक इस पर आक्रमण कर देगा। तो ये जो है शक्तिशाली होने का एक कारण था कि पहाड़ी दुर्ग था। क्या था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अर्थात किला के रूप में क्या था, पहाड़ी था। तो पहाड़ी दुर्ग, राजगीर क्या है, तो पहाड़ी दुर्ग। ठीक है, तो ये रहा इसका एक कारण। और पाटलिपुत्रा जल दुर्ग था। क्या था, जल दुर्ग। ये गंगा, गंडक, ये सब नदी से जो था घिरा हुआ था। तो ये आपका जो पाटलिपुत्रा था वो जल दुर्ग होने के कारण ये क्या सिद्ध हुआ, तो ये अपराजित सिद्ध हुआ और सर्वोच्च होने का एक कारण था। ठीक है। फिर दूसरा हमने बताया कि मतलब कि पाटलिपुत्रा जो था वो जल से घिरा हुआ था। ठीक है, नदियों से घिरा हुआ था। तो नदी का पार करने में भी समय लगेगा। ठीक है, काफ़ी कठिनाइयाँ होगा। सेना तो पार करते करते थक जाएगा, तो युद्ध क्या करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये होता। ठीक है। फिर गंगा का मैदान, दूसरा है कारण कि गंगा का उपजाऊ मैदान था, काफ़ी उपजाऊ मैदान था। गंगा नदी के कारण जो मैदान बना था मगध का, वो काफ़ी उपजाऊ मैदान था, जिसमें चावल की खेती बढ़ चढ़कर होने लगा। चावल की कृषि ज़्यादा हुआ और इस चावल से जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये एक कारण रहा। फिर अगला कारण आप देख सकते हो कि इसका जो समाज था मगध का समाज, ये गैर रूढ़िवादी था। क्या था, गैर मतलब रूढ़िवादी नहीं था। रूढ़िवादी नहीं था इसका मतलब क्या, रूढ़िवादी जो होता है वो नए नए आविष्कार को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, नए नए आइडिया को स्वीकार नहीं करता है, वो मनगढ़ंत बातों को मानता है। वो पहले से जो आ रही कोई परंपरा है उसी पे मान के चलता है। ठीक है, और नई नई आइडिया को समय के अनुसार वो बदलता नहीं अपने सोच को है, तो उसको रूढ़िवादी। और गैर रूढ़िवादी मतलब कि रूढ़िवादिता का गुण नहीं है, अर्थात ये मगध जो था गैर रूढ़िवादी था। ये नई नई आइडिया को अपना लेता था,
नई नई उपाय को अपनाता था। तो ये था रूढ़िवादी समाज। तो समाज को रूढ़िवादी होने का कारण भी था कि ये सर्वोच्च सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये कारण रहा दोस्तों। फिर लोहे की भूमिका, लोहे की भूमिका क्या, तो लोहे की भूमिका, इसकी भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो आप। लोहे से जो था मगध वाले क्षेत्र में काफ़ी अब देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये सब क्षेत्र में जो था पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सब क्षेत्र में जंगल एरिया था। अब चूँकि जंगलों को साफ करने से ही इसका विस्तार होता मगध का, तो जंगल का साफ किया और लोग वहाँ बसने लगा। अब जंगल को साफ करने में लोहा का भूमिका, लोहे का जो औजार बनाया जाता था वो काफ़ी नुकीले और मजबूत होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से लोहा भी भूमिका निभाया। तो ये आपने समझा कि मगध के जो था उत्थान के कारण पहला राजगिरी और पाटलिपुत्र जैसी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अच्छी राजधानियाँ और गंगा का मैदान, फिर हमने कहा मगध के जो गैर रूढ़िवादी समाज था और लोहे की भूमिका, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आप देखो कि मगध में जो शासक था उसकी भी काफ़ी अच्छी भूमिका रहा। मगध के जो शासक बना उसका भी भूमिका अच्छा रहा, ठीक है। तो ये भी मगध के उत्थान का एक कारण। तो आप समझो कि मगध के जो शक्तिशाली शासक था उसकी भूमिका, ठीक है। और मगध के जो संस्थापक था, संस्थापक को आप याद रखना कि मगध का संस्थापक, मगध का उत्थान तो हमने देख लिया। तो मगध का जो संस्थापक था वो जरासंध, जरासंध और बृहद्रथ, बृहद्रथ और जरासंध, ठीक है। बृहद्रथ और जरासंध मगध के संस्थापक थे। तो अब मगध के उत्थान में जो है काफ़ी भूमिका शासकों का रहा। शासकों ने इसे चरमोत्कर्ष पर ले गया, काफ़ी शक्तिशाली शासक यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये था इसके उत्थान के कारण। अब हम देखेंगे मगध पर 3 राजवंश। मगध पर ये जो मगध का संस्थापक हो चुका है किसके द्वारा, जरासंध और बृहद्रथ के द्वारा, ठीक है। ये जरासंध मिलता है आपको महाभारत से कि जरासंध ने मगध को उत्थान किया। अगर ऐसे ही पूछेगा कि मगध का संस्थापक कौन है तो बृहद्रथ मारोगे, लेकिन जैसे ही कह देगा कि महाभारत के अनुसार मगध का संस्थापक, तो महाभारत के अनुसार क्या हो जाएगा, जरासंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मगध के, अब स्थापना हो चुका है मगध का। अब मगध पर 3 राजवंश देखते हैं, क्या 3 राजवंश। तो अब देख लेते हैं मगध पर प्रारंभिक 3 राजवंश, ठीक है। प्रारंभिक 3 राजवंश को हम मगध पे देखते हैं। तो ये 3 प्रारंभिक हमने बताया ट्रिक की हसीना, कौन, हसीना, ठीक है। ये हसीना क्या है, तो हसीना में आप देखो हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासन रहा। ये शासन कब से कब तक रहा, तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया, हर्यक वंश ने। अब हर्यक वंश के अलग अलग शासक को देख लेंगे। फिर देखेंगे शिशुनाग, इसके बाद क्या, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, हसीना तो सीना से शिशुनाग, ठीक है, हसी से सी से शिशुनाग, शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद नंद वंश, क्या, नंद वंश, नंद वंश जो है, नंद वंश 344 से आपका 322 के बाद आ जाएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो प्रारंभिक 3 शासक ने, तीन राजवंश ने मगध पर शासन जो किया वो इस प्रकार है कि पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग और फिर नंद वंश, ठीक है। तो आज हम ये तीनों को देख लेंगे, क्या करेंगे, तो तीनों वंशों को देख लेंगे जो प्रारंभिक 3 वंश है। तो यहाँ तक आते इन्होंने मगध के विस्तार में काफ़ी भूमिका निभाया और इसने भी और इसने भी, तो इन्होंने क्या किया, मगध के विस्तार को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हर्यक वंश, कौन सा वंश, हर्यक वंश, जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। तो हर्यक वंश हम देखते हैं, हर्यक वंश।
तो हर्यक वंश के शासक जो है इस प्रकार से है। पहला है बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। दूसरा अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और तीसरा, इसके बाद तीसरा उदयन है, ठीक है, उदयन है दोस्तों। ये जो बिंबिसार है, क्या बिंबिसार, ये बिंबिसार का जो कार्यकाल है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व, 492, और इसका 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व, ठीक है, और ये 461 से लेकर 444 ईसा पूर्व। ये कार्यकाल आप ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है हर्यक वंश। तो यहाँ तक हम देखेंगे, फिर इसके बाद और शासक आता है तो वो इतनी योग्य नहीं रहता है, तो उसको हम केवल फिर अंतिम इसका देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बिंबिसार के बारे में हम जानते हैं। जो प्रारंभिक वंश है, राजवंश है, वो क्या? हर्यक वंश। इसका जो प्रथम शासक है वो बिंबिसार। बिंबिसार को भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त शासक माना गया है। क्या? प्रथम, ये जो है मान्यता प्राप्त शासक, प्रथम मान्यता प्राप्त क्या है? शासक है। कौन? बिंबिसार, ठीक है। इन्होंने मगध के विस्तार में, उतनी डिटेल से तो आज हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल से इसको बता रखा। तो बस एक झलक हम दिखा देते हैं कि बिंबिसार जो है मगध के उत्थान में काफ़ी भूमिका निभाई है। इन्हें जो है, ये हर्यक वंश के संस्थापक है। कौन? बिंबिसार। किस वंश के संस्थापक? तो हर्यक वंश के संस्थापक, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसे भारत का प्रथम मान्यता शासक प्राप्त शासक कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी, अगर हम बिंबिसार को देखें दोस्तों, किसको? बिंबिसार, तो इसका जो कार्यकाल है 544 से लेकर आपका 492 ईसा पूर्व, ठीक है। ये प्रथम मान्यता प्राप्त शासक है। हर्यक वंश के तो संस्थापक हैं ही, हर्यक वंश के प्रथम शासक या हर्यक वंश के संस्थापक आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ये भारत के प्रथम मान्यता प्राप्त शासक, क्या है? मान्यता प्राप्त शासक है, ठीक है। फिर साथ साथ में हमने ये भी बता रखा है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया था राजगिरी को, राजधानी किसको बनाया था? तो राजधानी ये राजगिरी को बनाया था, ठीक है, राजगिरी। तो राजगिरी इसकी राजधानी था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण काफ़ी सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहतर था। ये बुद्ध के समकालीन है। किसके समकालीन है? बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समय के है। बुद्ध कब से कब है? ये देखो 544 से 492 है ना, और बुद्ध 563 में उनका जन्म होता है और 483 में मृत्यु होता है। तो आप देखो तो 563 से 483, ये 492 तक है। तब आप इसमें देख लो कि 544 भी आएगा ना और जाकर 483 तक जाएगा, तो 544 से लगातार दोनों समांतर चलेगा। तो ये बुद्ध के समकालीन होने के कारण ये बौद्ध धर्म को क्या करता है? अपनाता है। किसको अपनाता है? तो बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को ये मानता है। तो बौद्ध धर्म को क्या करता है? अपनाया, ठीक है। इन्होंने साम्राज्य विस्तार, मगध के विस्तार में दोस्तों क्या किया? तो इसने अंग महाजनपद को जीता। किसको जीता? अंग महाजनपद को, अंग महाजनपद को जीता। यहाँ का जो शासक था ब्रह्मादत्त, इसको हटाया और इसके जगह पर अपने पुत्र अजातशत्रु को बैठाया। किसको? अजातशत्रु को। तो अंग महाजनपद को जीता। साथ साथ में इन्होंने क्या किया कि वैवाहिक नीति के द्वारा, वैवाहिक नीति के द्वारा क्या किया? ये क्या करता था कि देखता था जिसके राजा के केवल पुत्री है, उसके पुत्री को फंसाता था और क्या करता था? विवाह कर लेता था और उस राज्य को अपने अंदर मिला लेता था। तो वैवाहिक नीति अपनाया और मगध का विस्तार किया, ठीक है। इसके दरबार में एक जो था वैद्य रहता था। वैद्य का नाम था क्या? जीवक। ये जीवक जो था ये काफ़ी बढ़िया इसका वैद्य था। बुध का भी इसके समय में पीलिया हो गया था। पीलिया एक असाध्य रोग है, जो मतलब उस समय दवा वैसा नहीं था, तो इसने बुध को पीलिया भी ठीक किया था। साथ साथ में अवंती के जो राजा था,
अवंती के जो शासक, अवंती महाजनपद के शासक चंद्रप्रद्योत, इसको भी पीलिया हो गया था। तो इसको पीलिया ठीक नहीं हो पा रहा था, सभी जगह दिखाकर वो थक गया, नहीं ठीक हो रहा था। फिर इसके बाद अंतिम में जीवक ने उसको देखा और जीवक ठीक किया, तो मित्रता पूर्वक संबंध इसका बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, राज्य का विस्तार में अपनी भूमिका दिया। ठीक है, इसको जो था दो नाम, इसका दो अन्य नाम था। एक नाम था मत्स्य पुराण के अनुसार क्षेत्रोजस, बिंबिसार का ही दो नाम है, एक क्षेत्रोजस, क्या है, क्षेत्रोजस, और दूसरा श्रोणिक। कोई भी चीज़ को ये अच्छी तरीके से सुनता था, इसलिए इसका नाम था श्रोणिक भी था, और क्या, क्षेत्रोजस। इसको जो है दोस्तों, इसका पुत्र ही अजातशत्रु ने हत्या कर दिया। क्या कर दिया, हत्या कर दिया। इसने वैवाहिक नीति में, वैवाहिक नीति जो हमने बताया, तो वैवाहिक नीति में देखो, ये चेतक की बहन, किसकी बहन, चेतक की बहन चेलना से विवाह किया, चेलना से विवाह किया। ठीक है, और इसी चेलना से अजातशत्रु, एक और पुत्र था जिसका नाम था हल, अजातशत्रु और हल हुआ। ठीक है, और ये कौशल के राजकुमारी महाकोशला से विवाह किया। किससे, महाकोशला, महाकोशला से, कौशल के राजकुमारी महाकोशला से। अब पंजाब के मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। किससे विवाह किया, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तो राज्य विस्तार। और एक वैशाली के जो नगर वधु जिसको घोषित किया गया था, नगर वधु मतलब कि ये काफ़ी सुंदर थी, तो इसको घोषित किया गया था नगर वधु। इसका मतलब था कि ये जिसे चाहे उसे अपने प्रेमिका चुन सकती है, ये जिसे चाहे उसके साथ प्रेम प्रसंग कर सकती है। तो नगर वधु किसको, आम्रपाली इसके महिला मित्र थे। क्या थे, महिला मित्र, गर्लफ्रेंड जिसको बोला जाता है, ये थी। ठीक है, इसके प्रभाव में ये आया और वैशाली पर इन्होंने आक्रमण किया था, उसको जीतना चाह रहा था, लेकिन ये आम्रपाली अपनी महिला मित्र को कहने पर उस युद्ध को रुकवा दिया था बीच में ही। ठीक है, इस प्रकार से वैशाली को नहीं जीत पाए, और वैशाली के लोग राज्य के प्रति काफ़ी समर्पित थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसका, बिंबिसार का। तो बिंबिसार में हमने क्या देखा, तो बिंबिसार में हमने देखा कि ये जो हर्यक वंश के संस्थापक है, भारत के प्रथम मान्यता प्राप्त शासक है, राजगीर को राजधानी बनाया, बुद्ध के समकालीन था, बौद्ध धर्म को अपनाया, इन्होंने अंग महाजनपद को जीता, वहाँ का जो ब्रह्मदत्त था उसको शासक था, उसको हरा दिया और उसको हटा करके फिर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ बैठाया। इसके जो दरबार था उसमें इसका जो वैद्य था, जिस वैद्य का नाम था, डॉक्टर का नाम था जीवक जो था, काफ़ी नॉलेज उसको था। उन्होंने पीलिया रोग बुध को भी ठीक किया था, और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को भी ठीक किया। इस प्रकार से अवंती जो कि काफ़ी शक्तिशाली राज था उसको मिलाया अपने अंदर। ठीक है, और अंग को तो हमने कहा कि अंग को भी मिला लिया, तो अंग और अवंती इसको मिलाया। ठीक है, जो चार को हमने बताया था कि चार काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था, उसमें से एक अंग भी था और एक क्या था, ये आपका अवंती। तो दो को तो ऐसे मिलाया, दो के साथ ऐसे संबंध बनाया। ठीक है, इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाया, वैवाहिक नीति से कौशल जो वैशाली में है, तो कौशल के राजकुमारी महाकोशला से विवाह किया। इन्होंने चेतक की बहन चेलना से विवाह किया, और अजातशत्रु इसी से हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, राज्य विस्तार को, नीति को अपनाया, और पंजाब के मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ठीक है, आम्रपाली इसका जो थी महिला मित्र थी। तो इस प्रकार से ये मतलब कि राज्य विस्तार किया था, इसका भूमिका रहा। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब इसके पुत्र जो था अजातशत्रु, जो चेलना और इसका बिंबिसार का पुत्र था, तो अजातशत्रु ने इसको मार दिया। लेकिन हमने ये भी बता रखा है कि जैन धर्म कहता है, चूँकि अजातशत्रु जो है, जैन धर्म क्या कहता है कि ये जो था, ये अजातशत्रु इसको नहीं मारा,
चूँकि क्या था कि अजातशत्रु को ये एहसास उसकी माता चेलना ने दिलाई कि पिता उसका जो क्या कहता है बिम्बिसार उससे काफ़ी प्रेम करता है। तो इन्होंने चूँकि बिम्बिसार को अपने पिता को बंदी बना रखा था और उसको इसमें कैद कर रखा था, ठीक है, जेल में। तो उसने कारावास में कैद कर रखा था। तो उसकी माता चेलना ने कहा कि तुम्हारे पिता तुमसे काफ़ी प्रेम करता है, बचपन की कहानियाँ कुछ सुनाया। तो उसको तरस आया और वो चूँकि जा रहा था तलवार लेकर हाथ में कि हम उसके हथकड़ी को, पिता के हथकड़ी को अपने हाथों से तलवार से काट दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तलवार लेकर अपने पुत्र को आता देख, अजातशत्रु को आता देख कर बिम्बिसार जो है डर गया और जहर रख ले था वो अपने पास, उसने जहर खा लिया और आत्महत्या कर लिया। ऐसा कौन कहता है? तो जैन धर्म कहता है, ठीक है। तो ये इसमें अतिशयोक्ति वाली बात है, ठीक है। लेकिन क्या था, सच्चाई ये है कि बिम्बिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया था, इसलिए उसको पितृहंता भी बोला जाता है। अब देखते हैं अजातशत्रु दोस्तों, किसको? तो अजातशत्रु को, ठीक है। अजातशत्रु जो कि 1492 से लेकर 461 ईसा पूर्व का शासन इसका रहता है, ठीक है। 1492 में पिता को मारता है, ठीक है। तो ये जो है चेलना और किसकी पुत्र है? चेलना और बिम्बिसार का पुत्र है, ठीक है। इसका अन्य नाम जो है, इसका अन्य नाम पितृहंता है, पितृहंता। इसका क्या, इसको भी इसके पुत्र हत्या कर देता है उदाई। तो इस वंश को, पूरे वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर एक वंश को एक और नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश, ठीक है। और इसका एक नाम और है अजातशत्रु का कुनिक। कुनिक का मतलब कठोर। तो ये काफ़ी कठोर थे, काफ़ी मतलब कि ये जो नीति अपनाता था दोस्तों राज्य विस्तार में, तो काफ़ी आक्रामक नीति, युद्ध नीति के द्वारा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने आक्रामक नीति को, साम्राज्यवादी नीति को अनुसरण किया और आक्रामक नीति को अपनाया। ये 2 राज्य को जीता था, कौशल और वैशाली, जो कि इनके कौशल और क्या, वैशाली ननिहाल हुए, ठीक है। तो इसको, वैशाली को इन्होंने जीत लिया था, लेकिन इसका पिता ने नहीं जीत पाया था। वैशाली को इसने इस प्रकार से जीता था कि अपने एक मंत्री वस्कार, जिसका नाम था, क्या था? तो अपने एक मंत्री वस्कार के सहायता से जीता था, ठीक है। वस्कार, किसके सहायता से? वस्कार के सहायता से। वस्कार ने क्या किया था कि अपने आपको क्या किया था कि इस प्रकार से घोषित कर दिया था कि हम मगध के विरोधी हैं। इसी के मंत्री था, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास करने के लिए कि हाँ ये मगध विरोधी है, इन्होंने कुछ वैसा काम किया और घोषित किया और फिर चला गया वैशाली। वैशाली में कुछ साल रहा और वहाँ के नीतियाँ को समझ लिया, ठीक है। और कमज़ोर परिस्थिति को देखकर इन्होंने अपने किसको, अजातशत्रु को क्या किया, सूचना दिया कि अभी जो है लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, ठीक है। तो इन्होंने मारा हथौड़ा और वैशाली को इस प्रकार से जीता। वैशाली को जीतने में इन्होंने, अजातशत्रु ने 2 नए हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम था रथ मुसल और महाशिलकंटक। रथ मुसल था कि रथ में चौपट्टी से, आप ये रथ है तो इधर से भी तलवार लगा हुआ रहता था, ठीक है, और इधर से भी, और इधर रथ आगे चलता था तो लोग कटते जाता था जो भी इसके रथ के सामने आता था, जो कि बाहुबली में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और महाशिलकंटक जो था, उससे बड़े बड़े लोहे, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंका जाता था, ठीक है, युद्ध भूमि में। तो इस प्रकार से इन्होंने वैशाली को जीत लिया था, ठीक है। कहते हैं कि ये भी, अजातशत्रु भी दोस्तों इसी के समय में, चूँकि क्या था कि इसका मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये 492 से 461 तक है, तो इसी के बीच का समय है, ठीक है। तो 483 में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण का निर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो इसी समय इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, तो फर्स्ट बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में किया गया था। तो उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु ही था, ठीक है।
फिर इसने इसने चूँकि कहा जाता है कि इसके जो बिम्बिसार इसके जो पिता बिम्बिसार है, उसकी महिला मित्र कौन थी? तो आम्रपाली थी। कहते हैं कि आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि अजातशत्रु जब उसको देखता है तो अजातशत्रु को भी उससे प्रेम हो जाता है। ठीक है, अजातशत्रु की भी उससे क्या होता है? प्रेम हो जाता है। चूँकि जब पता चलता है आम्रपाली को कि अजातशत्रु जो उसका पुत्र है बिम्बिसार का, पुत्र ने पिता का हत्या कर दिया, बिम्बिसार का हत्या कर दिया, और ये जो थी आम्रपाली वो प्रेम करती थी, काफ़ी प्रेम करती थी बिम्बिसार से। ठीक है, तो उन्होंने अब इस दुनिया से उसका विश्वास टूट जाता है और वो कहता है कि अब हम बौद्ध धर्म में जाएंगे। और बौद्ध धर्म में जाता है। बौद्ध धर्म में कुछ इस प्रकार से जाता है कि जब बुद्ध भगवान जा रहे होते हैं तो एक कुआं के पास ये पानी निकालने जाती है, तो बुद्ध भगवान आते हैं, महात्मा बुद्ध, और इससे पानी मांगती है। लोगों ने जो बुद्ध के साथ होते हैं लोग, वो सब मना करते हैं कि इससे पानी मत लो, ये नगर वधु है। नगर वधु जो हमने पहले बता रखा है, ठीक है, तो इससे नहीं लो। लेकिन फिर भी बुद्ध पानी पीते हैं और इस प्रकार से बुद्ध की मंडली में ये भी शामिल हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये बुद्ध की मंडली में शामिल हो गया, बुद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को, ठीक है, तो अजातशत्रु को भी इससे प्रेम हो गया था। रिश्ते में तो माँ लगेगी, लेकिन उससे क्या हो गया था? प्रेम हो गया था और वो भी पीछे पीछे चला गया बौद्ध धर्म में। इस प्रकार से अजातशत्रु भी क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और प्रथम बौद्ध संहिता सभा 483 ईसा पूर्व जब मृत्यु यानी परिनिर्माण हुआ था बौद्ध धर्म बुद्ध को, तो उसी समय 483 में ही राजगृह में करवाया था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु का हत्या इसी का पुत्र उदायन ने कर दिया। किसने किया? उदायन किया। अब देखेंगे उदायन, ठीक है, इसका पुत्र कौन? उदायन कर दिया इसका हत्या। अब आप उदायन देखो, तो उदायन का जो कार्यकाल है 461 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कार्यकाल है उदायन का। उदायन अजातशत्रु का पुत्र है। किसका पुत्र है? अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी। अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी है। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को। ये जो है जैन धर्म का, इसका पिता और दादा दोनों बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, ये एक नए नगर की स्थापना किया। नए नगर, उस नगर का नाम क्या आप बता सकते हो? तो उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। चूँकि इस पाटलिपुत्र को बुद्ध के समय में पाटली नगर के नाम से जाना जाता था। पाटली नगर के नाम से ये गांव था। ठीक है, पाटलीग्राम के नाम से जाता था। ठीक है, और एक नाम से इसका जाना जाता था पटना को कुसुमपुरा। क्या? कुसुमपुरा। ठीक है, तो इस दोनों नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने उदायन ने इसको शहर के रूप में परिवर्तन किया, पाटलिपुत्र नाम रखा इसका। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नामक नगर को व्यवस्था कौन किया? स्थापित कौन किया? तो उदायन ने किया। ठीक है, उदायन किसके पुत्र है? अजातशत्रु के पुत्र है। अजातशत्रु को इन्होंने ही मारा था। ठीक है दोस्तों, ये जो पाटलिपुत्र को नगर बनाया था, शहर के रूप में परिवर्तन किया, शहर के रूप में बदला और इसी को अपनी राजधानी बना लिया। किसको? तो राजधानी बना लिया किसको? पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? तो उदायन ने बनाया। किसने बनाया? उदायन। अब राजगृह से राजधानी क्या कर दिया गया? स्थानांतरण तो पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। ठीक है, किसके समय में? उदायन के समय में। ये पाटलिपुत्र में जो किला बंदी कराया था, दुर्ग बनवाया था, किला वो बनाया था इसके पिता अजातशत्रु। और शहर किसने बसाया? तो उदायन ने। और उदायन ने ही राजधानी परिवर्तन राजगृह से कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो मगध की राजधानी अब पाटलिपुत्र में उदायन के समय में हो गया था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपकी कुछ जानकारी उदायन से संबंधित। अब हमने कहा कि ये जो पाटलिपुत्र था ये जल दुर्ग था। क्या था? जल दुर्ग। मतलब 3 नदियों से, कहीं कहीं 4 नदियों से घिरा हुआ मिलता है दोस्तों।
जिसमें से 4 नदी था, गंगा, जमुना, सोन, गंडक। ठीक है, गंगा, जमुना, सोन, गंडक, तो 4 तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, ये है। अब दोस्तों इसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो पाटलिपुत्र जो था, जो सबसे शक्तिशाली राजधानी था प्राचीन काल में, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र सबसे शक्तिशाली राजधानी था। क्या था? सबसे शक्तिशाली, मतलब इसी से पूरे भारत पर शासन किया गया था। पटना से, जो अभी अभी का नाम है, आधुनिक नाम पटना है पाटलिपुत्र का। ठीक है, फिर दोस्तों इसका अंतिम, इस वंश का कौन सा वंश? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक जो होता है दोस्तों, वो अंतिम शासक का नाम था इसका नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। ठीक है, नागदशक इसका अंतिम शासक था। इस नागदशक को इसी के मंत्री शिशुनाग मार देता है। कौन मार देता है? तो शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है? इसका हत्या कर देता है। किसका? नागदशक को। और एक नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। कौन सा वंश का स्थापना करता है? तो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदशक था। नागदशक को उसी का मंत्री जो था शिशुनाग, ये नागदशक चूँकि एक कमज़ोर शासक था, अयोग्य, योग्य शासक नहीं था, तो शिशुनाग उसकी हत्या कर देता है, मंत्री जो रहता है। ठीक है, और हर्यक वंश के स्थान पर मगध में कौन सा हर्यक वंश को ख़त्म कर देता है और कौन सा वंश का स्थापना कर देता है? तो शिशुनाग वंश। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश दोस्तों। ठीक है, ये जो शिशुनाग वंश है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है 412, चूँकि 412 ईसा पूर्व तक कौन सा वंश चला है? तो 412 ईसा पूर्व तक चला है आपका ये हर्यक वंश। ठीक है, तो 412 से लेकर के आपका इसका कार्यकाल 366 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, यहाँ सॉरी 444 344 ईसा पूर्व। 412 से 344 और 344 से अगला जो वंश आएगा वो 322 तक चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से था। अब शिशुनाग वंश से देखते हैं इसका जो संस्थापक है वो कौन सा है? तो इसका संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग। शिशुनाग किसका मंत्री था? तो शिशुनाग जो था वो नागदशक का मंत्री था, और नागदशक का क्या कर देता है? खत्म कर देता है, हत्या कर देता है। तो इसका संस्थापक हो गया कौन? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग नागदशक का मंत्री था, नागदशक का हत्या कर दिया, और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ये भी मगध का विस्तार में भूमिका निभाई। मगध का क्या किया? विस्तार किया। मगध का विस्तार ये भी किया। मगध के विस्तार में इन्होंने वत्स को जीता और फिर से अवंती को जीता। किसको जीता? अवंती को जीता। ये दोनों को जीता। कौन? शिशुनाग ने। ठीक है, ये वत्स और अवंती को जीत लिया और उसके क्षेत्र को अधिग्रहण करके मगध में फिर से मिलाया। चूँकि दोस्तों आप हमने बता रखा है कि अवंती को किसने जीता था? तो अवंती को पहले तो बिंबिसार ने मित्रतापूर्वक संबंध बनाया था। ठीक है, लेकिन फिर से जब वो ख़त्म हुआ तो वो अपना स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर से जीतने का काम किसने किया? वत्स और अवंती को। तो फिर से जीतने का काम किया शिशुनाग ने। ठीक है, आप इतना नहीं भी याद रखोगे, थोड़ा सा शिशुनाग के बारे में ये याद रखना कि इसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया, और ये जो था या इसका नागदशक का ही मंत्री था, उसको हत्या कर दिया। ठीक है, तो ये आप इतना इसके बारे में याद रखना। एक बात और इसके बारे में याद रखना शिशुनाग के बारे में, कि ये पहली बार पाटलिपुत्रा, चूँकि इसके पहले राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा, जो कि उदयन ने स्थानांतरित किया था राजगिरी से। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा से अपनी राजधानी परिवर्तन करके, राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्रा से वैशाली कर दिया। कहाँ कर दिया दोस्तों? तो वैशाली।
तो इसने अपनी राजधानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके वैशाली स्थानांतरित कर दिया। तो अब मगध का राजधानी क्या हो गया? वैशाली। किसके समय में? शिशुनाग के समय में। ये जो शिशुनाग है वो जैन धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, तो जैन धर्म को इसने अपनाया। इसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों 394 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद, इसके मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र आएगा वो शासन करेगा। तो इसका पुत्र है कालाशोक। कौन? कालाशोक दोस्तों। तो शिशुनाग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। कालाशोक का कार्यकाल 394 से आपका 366 ईसा पूर्व है। ठीक है, 394 से 366 ईसा पूर्व है। तो आप समझो कि कालाशोक कौन है? तो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है, जो कि किसका पुत्र है? तो शिशुनाग का पुत्र है। शिशुनाग का क्या है? पुत्र और उत्तराधिकारी है। ठीक है, उत्तराधिकारी आप लिख लो, पुत्र और उत्तराधिकारी है। ये जो कालाशोक है, इसने जब इसके पिता ने राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया था? वैशाली। तो इसने फिर से अपनी राजधानी परिवर्तन करके फिर से पाटलिपुत्रा में ही लेकर आ जाता है। पाटलिपुत्र में राजधानी बना लेता है। ठीक है, ये जो कालाशोक है, ये दोस्तों दूसरा, इसी के समय में दूसरा बौद्ध सभा हुआ था। आपको याद होगा कि दूसरा बौद्ध जो सभा था वो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? शायद आप बता सको। तो पहला तो हुआ था 483 ईसा पूर्व और दूसरा 383 ईसा पूर्व। तो आप देखो तो 394 से 366 तक है, तो 383 तो इसी के बीच के कार्य समय आएगा। तो 383 ईसा पूर्व में मगध में यानी वैशाली, कहाँ पे? वैशाली में क्या हुआ था? दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, जो कि उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। मैंने बताया था ना, रावपक। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, ये हुआ था बौद्ध सभा। तो दूसरा बौद्ध सभा कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक। और पहला अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु किस वंश के शासक है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के दूसरा शासक है, बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है, तो कालाशोक के बारे में आप समझ गए हो कि ये जो है शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी है। राजधानी इसने वैशाली से, जो कि इसके पिता वैशाली कर लिया था पाटलिपुत्रा से, तो फिर इसने वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। इसी के समय में दूसरा बौद्ध सभा हुआ था। चूँकि दूसरा बौद्ध सभा इसी के समय में हुआ, इसका मतलब इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। इसके पिता जैन धर्म को। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था, इसमें कुछ वैसा और पढ़ने का नहीं। अंतिम शासक आप रख लो कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम शासक था दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार आप इसको देखो, कौन सा वंश? तो आप इसको ध्यान रखना कि शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो हमने कहा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदशक था। नागदशक का ही मंत्री शिशुनाग था। शिशुनाग ने देखा कि उसका शासक जो है, राजा जो है, जिसके अंदर वो काम करता है वो उस लायक नहीं है, तो उसकी हत्या कर देता है और एक नया वंश मगध में स्थापित करता है। हर्यक वंश के जगह पर उस वंश का नाम देता है शिशुनाग, अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की
इस प्रकार से शिशुनाग कर देता है। और शिशुनाग को हमने कहा कि इन्होंने वैशाली अपनी राजधानी बना लेता है। कहाँ बनाता है? तो वैशाली बना लेता है राजधानी। लेकिन इसके पुत्र जो है कालाशोक, वो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। ठीक है, तो ये है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद जो है हमने कहा कि शिशुनाग जो है राजधानी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और इन्होंने मगध के विस्तार में वत्स और अवंती को जीता था। ठीक है, फिर वैशाली अपनी राजधानी बनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। इसके मृत्यु के बाद इसके पुत्र जो है मगध के राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है कालाशोक। कालाशोक जो है शिशुनाग के पुत्र उत्तराधिकारी है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी फिर से वैशाली से कहाँ बना लेता है? पाटलिपुत्रा बना लेता है। दूसरा बौद्ध सभा इसी के समय में 383 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था कालाशोक ने। अंतिम शासक जो है शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन है। यही तीन तो देखना है। पहला है कौन? शिशुनाग, जो कि स्थापना करता है। ठीक है, उसके बारे में कहाँ कुछ वैसा हमको पढ़ना है, तो शिशुनाग के बारे में तो केवल इसी को देखना है कि शिशुनाग जो है वो हत्या कर दी नागदशक का। नागदशक अंतिम शासक है किसका? हर्यक वंश का। ठीक है, फिर उसने वत्स और अवंती को पुनः जीत लिया था। ठीक है, और क्या किया? राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, और जैन धर्म को अपना लिया था। फिर इसके पुत्र जो है कालाशोक। कालाशोक का काक वर्ण भी मतलब होता है क्या? काक वर्ण। काक वर्ण मतलब कौए के रंग काला ये था, इसलिए इसको कालाशोक कहा जाता था। ठीक है, कहा गया कालाशोक शिशुनाग का पुत्र उत्तराधिकारी। ये पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। दूसरा बौद्ध सभा इसी के समय में हुआ था। बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। और अंतिम इस वंश का शासक नंदीवर्धन था। अब नंदीवर्धन को मार देता है महापद्म नंद, जो कि इसी का मंत्री होता है। ठीक है, देखो इस प्रकार से यहाँ पे शासन चल रहा। अब ये जो नंदीवर्धन है, इसी का मंत्री एक रहता है जिसका नाम है महापद्म नंद। क्या? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदीवर्धन, जो कि किसका अंतिम शासक है? तो आप समझो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। उसकी हत्या कौन कर देता है? तो महापद्म नंद। ठीक है, तो नंदी, तो आप समझो आप महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद क्या करता है? नंदीवर्धन का हत्या कर देता है। ठीक है, और एक नया वंश का स्थापना करता है ये अपने नाम पे, तो नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। देखो ना कितनी आसान है। पहला है कि पहला हमने बताया कि अंतिम जो ये हर्यक वंश है, उसकी जो शासक है अंतिम शासक, वो कौन होता है? तो नागदशक को शिशुनाग मारता है। नाम पर ही रिलेटेड है दोनों का। शिशुनाग किसको मारता है? नागदशक को। ठीक है, फिर दूसरा हमने कहा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को महापद्म नंद मारता है और नंद वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से नंद वंश की स्थापना कौन कर देता है? तो इसके जो संस्थापक है वो महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदवंश के संस्थापक है। ठीक है, ये भी जो था महापद्म नंद, वो शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक। ठीक है, शक्तिशाली शासक था। इसने पाटलिपुत्रा को क्या किया? बहुत शक्तिशाली इस समय हो गई थी पाटलिपुत्र महापद्म नंद के समय में बहुत शक्तिशाली हो गई थी। बहुत क्या हो गई थी? शक्तिशाली हो गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी महापद्म नंद के समय में। ठीक है, ये जो है इसके समय में तक्षशिला काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो इसके समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। किसके समय में? तो महापद्म नंद के समय में तक्षशिला काफ़ी क्या हुई? प्रसिद्ध हुई।
या आप इतना नहीं भी रखो तो आप ये रखो कि संस्थापक कौन है महापद्म नंद का, नंदवंश का। तो महापद्म नंद सबसे शक्तिशाली शासक है नंदवंश का, ठीक है, ये भी शक्तिशाली शासक है। पाटलिपुत्र इसके समय में काफ़ी क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। ये जो था दोस्तों एक दासी का पुत्र था। क्या था, दासी का पुत्र था। जो राजा था इसके पहले कौन सा, तो नंदीवर्धन के दरबार में एक दासी था, उसी दासी का पुत्र कौन था, महापद्म नंद। तो एक दासी का एक पुत्र था, दासी का एक क्या था, पुत्र था। ये महापद्म नंद का सेना काफ़ी संगठित था, काफ़ी संगठित सेना इसके पास था, ठीक है। तो सेना कैसा था, संगठित सेना था। इसने एकराट की उपाधि धारण किया था, एकराट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, महापद्म नंद को। महापद्म नंद, इसने कहा कि इसने संस्थापक, इसको ये कौन है, तो संस्थापक है नंदवंश का, ठीक है। इसके समय में पाटलिपुत्र काफ़ी शक्तिशाली हुआ था। ये एक दासी का पुत्र था। ये एकराट के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से, एकराट के नाम से, मतलब काफ़ी कठोर, तो एकराट के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। कलिंग पर इसने आक्रमण किया था, उसी कलिंग पर जिस पर अशोक ने आक्रमण किया और लाखों लोग मारे गए और 50,000 से भी ज़्यादा बंदी बनाया गया था। तो इसके बाद वो देखेंगे, ठीक है। तो उसी कलिंग पर इसने भी आक्रमण, कलिंग जो है एक उड़ीसा का एक प्रांत था, ठीक है। तो कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसकी जानकारी जो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख, ये एक अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है, तो पत्थरों पर क्या किया जाता है, लिखवाया जाता है। तो ये आक्रमण किया और हाथी गुफा अभिलेख है वहाँ कलिंग में, उसी से जानकारी प्राप्त होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। पाणिनि इसका मित्र था। पाणिनि दोस्तों एक बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही ज्ञानी कवि थे। तो पाणिनि जो है इसका शिष्य क्या था, मित्र था, ठीक है। पाणिनि क्या थे, तो काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ठीक है। तो पाणिनि महापद्म नंद का मित्र था। यह था दोस्तों महापद्म नंद जो कि नंद वंश की स्थापना किया। हमने कहा महापद्म नंद किसको मार दिया था, तो इन्होंने नंदीवर्धन को मारा जो कि किस वंश का शासक था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। और महापद्म नंद उसको मारा, ये एक दासी का पुत्र था, उसको मारा और एक नया वंश नंद वंश की स्थापना किया। और इसके समय में पाटलिपुत्र अधिक क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। इसने दोस्तों क्या किया था, तक्षशिला इस समय प्रसिद्ध हुआ और ये एक संगठित सेना बनाया, एकराट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कलिंग पर आक्रमण किया जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। पाणिनि इसका मित्र था, ठीक है। फिर इसके बाद इस वंश में आता है दोस्तों धनानंद, जो कि 344 सॉरी पहले लिख लेते हैं धनानंद, ठीक है। कौन, धनानंद। ये 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहता। ये दोस्तों धनानंद जो है एक अयोग्य शासक है। कैसा शासक है, योग्य न होकर ये कैसा, अयोग्य शासक, अयोग्य शासक, ठीक है। धनानंद कैसा शासक, अयोग्य शासक था। ये नंद वंश के अंतिम शासक था। किस वंश का, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के। आप अंतिम शासक को जरूर याद रखना, अंतिम शासक था। सभी वंश के अंतिम शासक को आप याद रखना, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो धनानंद है, ठीक है। धनानंद दोस्तों ये जैन धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा धर्म को, जैन धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को ग्रहण किया, तो जैन धर्म को ग्रहण किया था, ठीक है। दोस्तों आपको हम बता दें, आप देखो यहाँ पे धनानंद, इसका कार्यकाल कितना है, 344 से 322 ईसा पूर्व। हमने कहा ये जो है एक अयोग्य शासक था,
कैसा शासक था? अयोग्य था। ये अंतिम शासक था किसका? तो नंद वंश का अंतिम शासक है, नंद वंश का अंतिम शासक है। दोस्तों ये जो था जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। ये काफ़ी मतलब कि शराब पीता था, ठीक है। ये नशेड़ी था दोस्तों, ये शराब के नशे में, और इसे गान बजान काफ़ी पसंद था। ये शराब पीकर कभी दरबार में मतलब वस्त्रहीन होकर आ जाता था, ये नंगे आ जाता था राज दरबार में, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति था, ठीक है। तो इसी के समय में एक विदेशी आक्रमण हुआ था जो कि सिकंदर ने किया था। सिकंदर जब दोस्तों ये आक्रमण किया था तो उस आक्रमण का सूचना चाणक्य ने इसको दिया, किसको? तो धनानंद को। लेकिन चाणक्य को इन्होंने क्या किया था? बेइज्जती करके भेजा दिया था। कहा जाता है कि उसके चाणक्य पंडित थे और काफ़ी विद्वान थे, ठीक है। वही चाणक्य आगे चल के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बनते हैं, ठीक है। वही चाणक्य की हम बात कर रहे हैं जो अर्थशास्त्र नामक राजनीति पर आधारित पुस्तक लिखा, तो उसको बेइज्जती करके दरबार से भेजा देता है। तो उसी समय क्या करता है? चाणक्य ने सौगंध लेता है कि हम तुम्हें मगध के इस धरती से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब कि विदेशी आक्रमण इसके समय में होता है, सिकंदर करता है, ठीक है। उस विदेशी आक्रमण को हमने छोड़ दिया क्योंकि उससे क्वेश्चन वैसा पूछता नहीं है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लायक वो नहीं है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लो कि विदेशी आक्रमण होता है। तो चंद्रगुप्त, ये चाणक्य खुद मतलब उसको उस सिकंदर के जो सेना होता है वो दोस्तों क्या होता है कि नदी के जो पार कर रहा होता है, ठीक है ना, तो सतलज नदी, उस नदी को पार कर रहा होता है। तो क्या करता है? चाणक्य सोचता है कि ये तो नशेड़ी है धनानंद, धनानंद तो बचाएगा नहीं विदेशी आक्रमण से मगध को। तो उन्होंने खुद दिमाग लगाया कि धनानंद को तो बाद में हम देखेंगे, पहले इस विदेशी आक्रमण जो कर रहा है सिकंदर, इसको देखते हैं। तो काफ़ी ज्ञानी था दोस्तों। उन्होंने क्या किया था? 20 कन्या को तैयार कर रखा था, काफ़ी 20 कन्या। 20 कन्या क्या होता था कि सुंदर सुंदर लड़की को ये मतलब कि लाता था, पकड़ता था और उसको थोड़ा थोड़ा बचपन से ही थोड़ा थोड़ा मतलब विष देता था, विष को पिलाता था उसको, जिससे इसका आदत लग जाए और विष का प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से वो जो लड़की थी मतलब होती थी, वो क्या हो जाती थी? 20 कन्या बन जाती थी। अब क्या किया था कि सिकंदर के सेना में इसको भेज दिया किसी तरह से, और सिकंदर के जो सेना था वो इससे मतलब कि इसके साथ अट्रैक्ट हुआ। और कि क्या होता है कि किस उस जब किया इसको, तो इसके मुख में तो ये अपना मुख में विष ले रखा था, ठीक है। अब विष को ले रखा था तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो किस किया था इसको, उसको प्रभाव ही किया मतलब, और वो मर गया था जो सिकंदर की सेना तक, तो काफ़ी हद तक उसने मर गया। और ऐसा चाणक्य ने अफवाह फैला दिया था कि जब जो मतलब कि इस नदी को, सतलज नदी को पार करेगा, ये अपशगुन माना जाता है, तो वो मारा जाएगा, ठीक है। और भोजन में जहर मिला दिया था, तो जो सेना खाया था तो काफ़ी मात्रा में सेना मर गया था। तो इस अफवाह के कारण सेना उस नदी को पार नहीं कर सका, वो मतलब डर गया। तो अब जब सेना ही नहीं आएगा तो सिकंदर कहाँ से आएगा? तो सिकंदर वापस चला गया था, ठीक है। बाकी इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से विदेशी आक्रमण से बचाया मगध को। लेकिन जब सिकंदर वापस गया तब धनानंद को पता चला ये बात। तो धनानंद ने कहा कि देखो हमसे कितना मतलब कि डर गया सिकंदर, कि हमारे सामना करने की तो दूर की बात है, हमारे सामने नहीं आ पाया, ठीक है। ये कहकर उसने कर की दर, बहुतों प्रकार की कर और ले आया जनता पर और थोप दिया, ठीक है। तो कर की दर, कर की और रेट मतलब कि बढ़ा दिया, कर की दर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कौन? ये धनानंद। मतलब काफ़ी ये जो है जनता का शोषण किया इस प्रकार से, ठीक है। तो अंत में क्या होता है कि वही चाणक्य ने एक बच्चा को तैयार करता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और उस बच्चा के द्वारा, वो बच्चा जब तैयार हो जाता है, ठीक है, युवा अवस्था में होता है,
उसके द्वारा इसका हत्या करवा देता है। तो धनानंद का हत्या जो कर दिया था, धनानंद का हत्या चाणक्य के जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना करता है, इसको खत्म करके। मौर्य वंश, इसके माता मूरा, माता का नाम मूरा था, उसी के नाम पर मौर्य वंश रखा था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नंद वंश खत्म हो गया, अब आएगा मौर्य वंश। तो इसके बाद काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक था, वैसा कुछ था भी नहीं ये सब में। ठीक है, तो काफ़ी लंबा टॉपिक देखेंगे जो कि मौर्य वंश के नाम से जाना जाएगा। इसी में राजा अशोक भी आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, ठीक है, बिंदुसार आएंगे, ये सब आएंगे दोस्तों। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। इसी मौर्य काल में जो ये आपका मगध था वो चरमोत्कर्ष पर था। क्या था? पीक पे था इसका विस्तार। ठीक है, तो इसके बाद की क्लास में हम किस वंश को देखेंगे? तो मौर्य वंश को। आज हमने क्या देखा? तो आज हमने हसीना देखा। क्या? हसीना। पहला तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश में हमने बिंबिसार को देखा कि किस प्रकार से बिंबिसार ने इसका स्थापना किया और विस्तार किया, वैवाहिक नीति, मित्रतापूर्ण व्यवहार करके पड़ोसी राज्य के साथ, ठीक है, विस्तार किया। लेकिन वैशाली को इन्होंने जीत नहीं पाया था। इसकी महिला मित्र नगरवधु जो कि कौन थी? आम्रपाली थी। और शिशुनाग वंश, अच्छा, फिर इसके बाद इसमें आता है अजातशत्रु इसकी हत्या कर देता है बिंदुसार अपने पिता बिंबिसार जो कि इसके पिता अजातशत्रु का होता है, उसकी हत्या कर देता है और खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में। और इसी अजातशत्रु के कार्यकाल में दूसरा बौद्ध सभा होता है। ठीक है, फिर हमने बताया कि अजातशत्रु आता है, वो आक्रामक नीति और साम्राज्यवादी नीति, मतलब राज्य के विस्तार की नीति अपनाता है। ठीक है, और महाशिलकंटक और रथमुसल नामक औजार का उपयोग करके क्या करता है? वस्कार, अपने मंत्री वस्कार के माध्यम से वैशाली को जीत लेता है। ठीक है, तो इसके प्रकार से हमने बताया कि अजातशत्रु, फिर इसी के बाद आता है उदयन आता है। अजातशत्रु जो है पाटलिपुत्र जो पाटलिग्राम था उसमें किलाबंदी कराता है और इसके पुत्र उदयन इसको मारता है और पाटलिपुत्र को शहर बनाता है और उसमें अपने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उदयन को देखा था। ठीक है, फिर शिशुनाग वंश में हमने कहा कि शिशुनाग इसकी स्थापना करता है, जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक के मंत्री था। अंतिम शासक का नाम था नागदशक को हत्या कर देता है शिशुनाग और उसकी शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी शिशुनाग जो है कहाँ पे स्थापित कर देता है? तो ये स्थानांतरित कर देता है वैशाली। ठीक है, पाटलिपुत्रा से कहाँ? वैशाली स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, और इस समय समझो कि ये भी अवंती को और वत्स को जीतता है और इस समय जो है पाटलिपुत्रा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। तक्षशिला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था किसके समय में? शिशुनाग के समय। शिशुनाग का पुत्र होता है कालाशोक भी मतलब कि क्या किया? तो कालाशोक वापस वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में ले आया। ठीक है, और कालाशोक ही जो है उसी के समय में दूसरा बौद्ध सभा कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो यह होता है कालाशोक। फिर हमने कहा चूँकि कालाशोक जो है वो कौन सा धर्म को अपनाता है? तो बौद्ध धर्म को अपनाता है और इसके पिता जैन धर्म को अपनाता है। कौन? जिसका नाम है शिशुनाग। ठीक है, फिर इसका अंतिम शासक जो होता है नंदीवर्धन को महापद्म नंद मार देता है, जो कि महापद्म नंद एक किसका पुत्र होता है? दासी का पुत्र होता है और नंद वंश की स्थापना कर देता है। नंद वंश की स्थापना करता है महापद्म नंद जो है एक योग्य शासक था, उसने भी मगध के विस्तार में काफ़ी भूमिका निभाया। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया जिसका जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। दासी का पुत्र था ये। ठीक है, पाटलिपुत्रा अत्यधिक इसके समय में शक्तिशाली होता है। ठीक है, शायद हमने बोल दिया था कि इसमें शिशुनाग के समय पाटलिपुत्रा अत्यधिक शक्तिशाली होता है, तो वहाँ गलत हमने बोल दिया था। क्योंकि पाटलिपुत्रा कैसे शिशुनाग के समय में शक्तिशाली होगा? तो उसने तो अपनी राजधानी भी बदल लिया था। कहाँ कर लिया था? पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दिया था, तो कैसे शक्तिशाली? तो वहाँ पे हमसे एक मिस्टेक अभी फिलहाल हुआ, इसके पहले में हमने नहीं बोला था। ठीक है,
तो आप देख लेना। फिर नंदवंश में आ जाता है महापद्म नंद, जो सबसे, ये भी नंदवंश के शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तक्षशिला इसके समय में प्रसिद्ध होता है, पाटलिपुत्रा शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये दासी का पुत्र था, संगठित सेना इसका था, एक राठ के नाम से इसे प्रसिद्ध ये हुआ। ठीक है, पाणिनि इसका मित्र था। फिर इसका आता है अंतिम शासक नंदवंश के धनानंद। ये एक अयोग्य शासक है जो 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, ये जो है मतलब कि जैन धर्म को अपनाता है, कर की दर को बढ़ा देता है। फिर चाणक्य के जो शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य शपथ लिया था कि हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे मगध के इस धरती से। ठीक है, बेइज्जती का, अपमान का बदला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने इसको उखाड़ फेंका। और फिर क्या हुआ, तो इसकी हत्या कर देता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हमने बता रखा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये कौन सा, मौर्य वंश, कौन सा वंश, मौर्य वंश को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।